रीबॉर्न फॉर रिवेंज एपिसोड 13। लेकिन कनक उसने एक सेकंड के लिए भी अपनी नजरें उठाकर उसकी तरफ नहीं देखी थी। वो पूरा समय उसे इग्नोर कर रही थी। उसे दिखा ऐसा लग रहा था जैसे मानो प्रिंस की उसकी नजरों में एग्जिस्टेंस ही ना हो। जिस चीज से प्रिंस काफी गुस्सा हो गया था और वही महिला की इस हरकत को देख अपनी गुस्से भरी आवाज में उसे डांटे हुए कहता है, माहिरा ये क्या बदतमीजी है। तू इस तरह से डायरेक्टर सर के वक्त को डिस्टर्ब कैसे कर सकती हो। शांति से यहाँ बैठी रहो। अगर कोल्ड ड्रिंक पीना ही है तो अभी इसी वक्त यहाँ से उठकर जा सकती हो। प्रिंस जो कि कनक से काफी कुछ कहना चाहता था पर कनक उसे इग्नोर कर रही थी। वहीं इस पब तरफ से फ्रस्ट्रेशन होकर वह गुस्से में अपना सारा फ्रस्ट्रेशन माहिरा के ऊपर ही उधर देता है और फिर डायरेक्ट की तरफ उसे अपना ऑडिशन जारी रखना के लिए कहता है, ये कहते हुए कि वह नहीं चाहता उसकी वजह से ऑडिशन में कोई भी देरी हो। प्रिंस इतना तो जान ही गया था कि कनक के दिल में उसे लेकर कोई भी फीलिंग्स नहीं है। वो उसे प्यार नहीं करती और वह भी धोखे से ही सही पर अब माहिरा का बॉयफ्रेंड बना चुका था। उसकी और कनक के रिश्ते के बारे में कोई बात भी नहीं करता है अब तो। लेकिन फिर भी वह अपनी तरफ से कनक को हासिल करने की राह में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहता था। वो कनक को सामने में ये दिखाना चाहता था कि उसे बेहतर उसके लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता और इसके लिए वो अपनी जेंटलमैन की इमेज का इस्तेमाल करना चाहता था। कनक को महसूस हो जाए कि उसने उसे छोड़कर गलती की है। उसे उसके साथ ही अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि अभी कनक को यहाँ ऐसे ऑडिशन में देखकर उसे भी माहिरा के जैसे ही गलत फहमी होती है कि भले ही कपूर परिवार सामने से कुछ भी कहता हो कि वो करना को प्यार करते हैं, वो उनकी बेटी है, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। रियलिटी में लगता है उन्हें कनक से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी तो कनक को इतनी छोटी मूवी में सेकंड फीमेल लीड का काम करने के लिए ऑडिशन देने आने की जरूरत पड़ी। इस बात से वह काफी खुश हो गया था। उसे ऐसा लगा रहा था कि जैसे उसका चांस फिर से बन गया है। जिसके बाद कनक वही शांति मिलने के बाद कनक अपना सीन काफी अच्छे से परफॉर्म करती है जिसे देख डायरेक्टर काफी सेटिस्फाई होता है और उसे अपनी मूवी के सेकंड फीमेल लीड के लिए चुन लेता है। जिस चीज से महिला को तो बहुत आपत्ति थी। वह नहीं चाहती थी कि कनक इस मूवी से जुड़े और इसीलिए वह डायरेक्ट से माना करते हुए बोलती है, एक्सक्यूज मी डायरेक्टर, मुझे ये लड़की और इसका एक्टिंग स्किल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया तो प्लीज आप इसे निकाल दीजिए। हम इसे कोई भी रोल नहीं देने जा रहे हैं। माहिरा अपने चेहरे पर एक एटीट्यूड वाला एक्सप्रेशन लिए कनक की तरफ देखती है। अधिक ऐसा लगा रहा था वो उसे शो करना चाहती थी कि चाहे किसी भी जगह किसी भी फिल्म में वो दोनों हाजिर हो, माहिरा हमेशा ही उसे छोड़कर आगे निकल जाएगी। कनक कभी उसे पीछा नहीं कर सकती है। वही डायरेक्टर माहिरा के इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता है। वो उसे डायरेक्ट से रुकते हुए बोलना है, एक्सक्यूज में मिस, पहले बात आपने हमारे मूवी में काफी, फिर देख लेना इसका अंजाम बहुत बड़ा हो सकता है। मैं अभी मिस्टर प्रिंस से बोलकर तुम्हारे मूवी से पैसे की इन्वेस्टमेंट वापस ले लूंगी। फिर तो वापस पैसे ही नहीं रहेगी। तो फिर जिसे तुम्हें अपनी मूवी में एक्ट्रेस की तरफ लेना हो उसे ले लेना। उसकी मूवी है। वही डायरेक्टर जो काफी समय से अपना गुस्सा कंट्रोल करके बैठे हुआ था क्योंकि वो प्रिंस की वजह से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था। वो का सबसे बड़ा इन्वेस्टर तो जो था, लेकिन अब माहिरा के ऐसी बदतमीजी भरी बातें सुन उसे अपने गुस्से पर काबू नहीं रहता और वह माहिरा को जवाब देते हुए बोलना है, इट्स ओके मिस माहिरा, मुझे आपकी बॉयफ्रेंड के पैसे की अपनी मूवी में कोई जरूरत नहीं। आप चाहे तो अपने बॉयफ्रेंड को लेकर यहाँ से जा सकती है। मैं अपनी मूवी के लिए कोई दूसरा इन्वेस्टर ढूंढ सकता हूँ। शून्य, सो प्लीज लीव। उसकी यह बात सुन मह शून्य के गुस्से का सब कुछ ठिकाना ही नहीं रहता। वो इतनी बेइज्जती होने के बाद अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकने वाली थी। वह सोचती है अगर उसके पास दूसरे मूवी में भी इन्वेस्ट करवाकर एक्ट्रेस बन सकती है जिसकी वजह से वो प्रिंस को अभी इसी वक्त वहां से चलने के लिए कहती है, वहीं प्लीज दो, यहाँ से जाना तो नहीं चाहता था। वो कनक से कुछ बातें करना चाहता था और उसे करने के इस मूवी में काम करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन माहिरा उसे यहाँ रही रहने की जीबी दी उसे लेते हुए वहां से निकाल जाती है। डायरेक्टर एक काफी स्वाभिमानी टाइप इंसान था जो माहिरा की ऐसी बातें सुन गुस्से में आकर उसे यहाँ से जाने के लिए कह दिया था। अब उसकी और प्रिंस की वहां से जाने के बाद उसे काफी रिग्रेट महसूस हो रहा था। अपने गुस्से की वजह से वो अपने सालों की मेहनत को इस तरह से पानी में बहता हुए देखा रहा था। उसे पता था इतनी आसानी से उसे इन्वेस्टर तो मिलने से रहा, लेकिन फिर भी वह इस सब का गुस्सा कनक पर नहीं निकलता बल्कि कनक के पास जाते हुए बोलना है, लड़की तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा एक्ट्रेस के भी बहुत अच्छा है, मुझे तुम पसंद आई थी।
इसलिए मैं तुम्हें अपनी फिल्म में लेना चाहता था, लेकिन अब लगता है कि मेरी मूवी ही बंद होने वाली है। तो मैं तुम्हें अपने मूवी में काम कैसे दूं? अगर किस्मत में रहा तो हम दोबारा कभी मिलेंगे और मैं तुम्हारे साथ काम करना जरूर पसंद करूंगा। फिर हरा के लिए तो अब इस मूवी का अभी स्टार्ट होना इम्पॉसिबल सा है, लेकिन अगर मैं इन्वेस्टर ढूंढ लेता हूं और मूवी दोबारा से स्टार्ट होती है, मैं तुमसे कांटेक्ट जरूर करूंगा। जिसकी इस बात पर कनक को सोते हुए डायरेक्टर से सवाल करती है, वैसे मिस्टर प्रिंस ने आपकी मूवी में कितने पैसे इन्वेस्ट किया थे? यही कुछ 15 करोड़ के आसपास, शायद मैं इसका इंतजाम कर सकती हूँ। 15 करोड़ थोड़ी गहरी सोच में डूब जाती है। वैसे देखा जाए तो यह कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। अगर वो एक बार अपने दोनों भाई में से किसी से कहे या मामा जी से कहे तो वह लोगों से तुरंत से ही इतने सारे पैसे दे देंगे, लेकिन वह उनका एहसान नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि वो लोग उसे पर ज्यादा पैसा खर्च करें, जिसके वजह से वो उनसे तो यह नहीं मांग सकती थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वो इतने सारे पैसों का इंतजाम नहीं कर सकती है। लेकिन अपने मामा जी और दोनों भाइयों के अलावा वो किस जानती है जो उसे 15 करोड़ देने को तैयार हो जाए? इस बारे में सोचते हुए अचानक से कनक के मन में सिर्फ एक ही नाम आता है, आर्यन, आर्यन खन्ना। लेकिन फिर यह सोचकर कि उसे तो उसका कोई ज्यादा गहरा रिश्ता नहीं है, वो सिर्फ उससे एक दो बार ही मिली है, क्या वो उसे इस मूवी में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए रहेगी और वह मान कर देगा तो इससे कनक को कितने एम्बारोसमेंट का सामना करना पड़ेगा। अभी वो इस बात के बारे में सोच रही थी, वही डायरेक्टर जिसे कहना कि इस बात से एक नई उम्मीद मिली थी, वो बड़ी बेसब्री से कनक के जवाब का इंतजार कर रहा था कि आखिर वो आगे क्या बोलते वाली है। अभी कनक के मन में बहुत सारे बातें ये रही थी कि उसे आर्यन से पैसे इन्वेस्ट करने के बारे में बोलने चाहिए या नहीं, या फिर अपने मामाया भाइयों में से किसी से कांटेक्ट करना चाहिए। लेकिन फिर आखिरी में ये सोचते हुए कि इतनी सारे पैसे आर्यन के लिए कोई बड़ी बात नहीं, जरूरी नहीं कि वो उसे इस चीज के लिए मना ही कर दे, हाँ भी कर सकता है। इन सभ्यता को की वजह से वो आखिरी में इसी कंक्लूजन पर पहुंचती है कि उसे एक बार आर्यन से बात करके देखनी चाहिए कि वो उसकी मूवी में पैसे इन्वेस्ट करने को तैयार है कि नहीं। आगे जो होगा वो दिखा जाएगा। वही आर्यन जो कि अपने एक पर्सनल काम की वजह से 2 दिनों के लिए आउट ऑफ कंट्री गया हुआ था, जो कि आज सुबह ही वापस आया था और अपने डायरेक्टर से मीटिंग करके वापस घर लौटता है, जहां वापस आते ही उसकी नज़र अपने फ्लैट के सामने कनक के फ्लैट पर पड़ती है, जिसे कनक का ध्यान आता है। और ध्यान आता है कि कैसे कनक अनजाने में उसके फ्लैट को अपना फ्लैट समझ के रात में उसे दिन आगे की, और फिर इस सब कुछ को ध्यान करते हुए उसे अपने फोन में खींचे हुए उसकी पिक्चर्स भी ध्यान आता है, जो कि उसने कनक को प्लीज करने के लिए क्लिक किया थे, लेकिन वो उसे उसके पास भेज नहीं पाया था। अभी उन्हें देखते हुए उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी मुस्कान नजर आ रही थी। वो करे को कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन कैसे करें, बस यही सोच रहा था कि अचानक से उसके हाथों में लिया सेलफोन रिंग होता है और स्क्रीन पर शो कर रहे नंबर को देख उसके चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है, क्योंकि इस वक्त उसे कनक कॉल कर रही थी। अगले भाग में, आर्यन, मिसेस कनक, मेरे पास आपकी सबसे ब्यूटीफुल फोटो है, जो फोटोज आज से पहले किसी नहीं देखी होगी। अगर आप चाहती हो तो मैं अभी आपको भेजता हूँ, यह मेरी तरफ से आपके लिए सरप्राइज है, देखिए तो। ये बात बोलते हुए आर्यन अपने सेलफोन से कनक को कुछ पिक्चर सेंड करता है। वही सामने जैसे ही कनक आर्यन की भेजी हुई पिक्चर्स रिसीव करती है, उसके चेहरे की तो सारी रंगत ही उड़ गई थी। वो सरप्राइज्ड कम और हैरान ज्यादा नजर आ रही थी। जहां वापस आते ही उसकी नजर अपने फ्लैट के सामने कनक के फ्लैट पर पड़ती है, जिसे कनक का ध्यान आता है। और ध्यान आता है कि कैसे कनक अनजाने में उसके फ्लैट को अपना फ्लैट समझ के रात में उसे दिन आगे की, और फिर इस सब कुछ को ध्यान करते हुए उसे अपने फोन में खींचे हुए उसकी पिक्चर्स भी ध्यान आता है, जो कि उसने कनक को प्लीज करने के लिए क्लिक किया थे, लेकिन वो उसे उसके पास भेज नहीं पाया था। अभी उन्हें देखते हुए उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी मुस्कान नजर आ रही थी। वो करे को कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन कैसे करें, वो बस यही सोच रहा था कि अचानक से उसके हाथों में लिया सेलफोन रिंग होता है और स्क्रीन पर शो कर रहे नंबर को देख उसके चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। ये सोचकर कि फाइनली कनक ने खुद पहल की उसे कॉल करने की, वरना तो इन 2-3 दिनों की गपअप के बाद आर्यन को ऐसा लगा था कनक जानबूझकर उसे इग्नोर कर रही है, उसे रात के वजह से। लेकिन आर्यन ऐसा कैसे होने सकता था? आखिर उसे उस रात कनक की वजह से काफी सारी परेशानियां उठानी पड़ी थी। जिस चीज का बदला तो उसे कनक से लेना ही था। उसने तो ये तक सोच लिया था कि अगर कनक उसे कांटेक्ट नहीं करेगी
तो वो खुद पहले कनेक्ट की पिक्चर उसके पास सेंड करेगा और फिर उससे कहेगा कि वो इस तरह से उसे टॉर्चर करके उसके ही घर में घुस उसके ही बेडरूम में उसके बेड पर लेते हुए उसे अपना टेडी बेयर बनाकर गले लगाकर सोई हुई थी। इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी आखिर वो कैसे लेने वाली थी? इस बात से एक साइड आर्यन कनक का कॉल रिसीव करता है। वही कनक अभी कुछ बोलती उससे पहले ही सामने से आर्यन बोलना है। तो फाइनली कनक, तुम्हें समय मिल ही गया मुझे बात करने का ही। स तरह से मुझे इग्नोर करता देख मुझे तो लगा था कि तुम अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश कर रही हो। अब जो तुमने किया है उसे चीज की जिम्मेदारी तो उठने ही पड़ेगी। तो बताओ अब कैसे तुम मुझे कंपसेट करने वाली हो? वही कनक जिसे नशे में की हुई अपनी किसी भी चीज का ध्यान नहीं था। वह तो यही तक नहीं जानती थी कि नशे की हालत में वह आर्यन से मिली भी थी। उसके घर जाना, टेंशन थरू करना, ये सब तो बहुत दूर की बात है, जिसकी वजह से आर्यन की यह बातें सुनकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। क्या फिर वो कहना क्या चाहता है? किस चीज की जिम्मेदारी उठाने के लिए बोल रहा है? लेकिन फिर उसे याद आता है कि शायद उसे दिन इवेंट में जब आर्यन ने उसे नदी से बचाया था, शायद वो इसी चीज के लिए उसे कुछ मांग रहा हो। आर्यन की बातों से वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन वो अभी के माहौल को देखते हुए, जहां मिस्टर श्याम अभी उसके सामने खड़े थे और उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देख रहे थे कि शायद कनक उनकी मूवी के लिए इन्वेस्टमेंट का इंतजाम कर लेगी, वो इस बात पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए आर्यन से बोलते हैं, मिस्टर आर्यन, आप क्या बोल रहे हो? मुझे समझ नहीं आता। खैर, ये सारी बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। अभी मैं आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए फोन किया था। ये बोलते हुए कनक वहां की हालत बताती है कि वह चाहती है कि आर्यन एक मूवी में 15 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करे। वह अपनी तरफ से उसे पूरा समझने की कोशिश कर रही थी कि मूवी का स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, आगे चलकर यह मूवी हिट होने वाली है अगर वो इस मूवी में इन्वेस्ट करता है। पर वही आर्यन जिसे लगा था कि कनक उससे उसे रात के बारे में बात करने के लिए कॉल की होगी और इस बात का फायदा उठाकर वह कनक को परेशान भी करेगा, उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रहेगा, क्योंकि वह एक यंग लड़का है जिसे आज से पहले कभी किसी लड़की ने नहीं छुआ। तो फिर कनक उसके बेडरूम पर जाकर उसे तरह के गले लगाकर सोई थी, तो इस चीज के लिए उसे उसकी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। लेकिन उसे इस चीज की उम्मीद नहीं थी कि कनक तो उसे बारे में बात ही नहीं कर रही थी। वह तो यहाँ काम के सिलसिले में बात करने के लिए उसे कॉल किया था। इस बात से आर्यन थोड़ा गुस्सा हो जाता है और चिढ़ाते हुए कनक को बोलना है, तो तुमने मेरे पास उसे रात के बारे में बात करने के लिए कॉल नहीं किया है, बल्कि तुम मुझसे पैसे की इन्वेस्टमेंट चाहती हो। आर्यन की इस बात पर कनक कंफ्यूज होते हुए उसे सवाल करती है, मिस्टर आर्यन, आप क्या चाहते हैं? आप किस रात और किस कंपोजिशन की बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि प्लीज आप एक्सप्लेन करेंगे। वे कनेक्ट। ये बात सुन आर्यन का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वह एक शब्द में कनक को माना करते हुए कि वह किसी भी मूवी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता फोन कट कर देता है। जिस चीज से कनक काफी हैरान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर क्यों आर्यन ऐसे बिहेव कर रहा है और क्यों उसने उसका कॉल कट कर दिया। आज से पहले तो कभी आर्यन ने ऐसा कुछ नहीं किया। तारांकन ये बात करना को काफी अजीब लगती है कि आर्यन ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन अभी उसके पास इस बारे में सोने का ज्यादा समय नहीं था। वह अभी जल्द से जल्द डायरेक्टर श्याम की मूवी के लिए इन्वेस्टमेंट चाहती थी, क्योंकि उनकी मूवी से प्रिंस के इन्वेस्टमेंट से अपना हाथ पीछे लेने की वजह वो खुद को ही समझ रही थी और इसीलिए वह मदद करना चाहती थी। लेकिन आर्यन ने उसकी मदद नहीं की, तो अब वह किस कहे क्या उसे अपने दोनों भाइयों या मामा में से किसी से बोलना चाहिए। वह इतना जानती थी कि वह एक बार रहेगी तो वह लोग 15 करोड़ तो क्या 100 करोड़ भी देने को तैयार हो जाएंगे बिना एक पल सोच। लेकिन कनक ये नहीं चाहती थी। वह उन लोगों पर ज्यादा बोझ नहीं बना चाहती थी, खुद के दाम पर कुछ करना चाहती थी और इसलिए उसने आर्यन से इस बारे में बात करने की कोशिश की थी, क्योंकि वह जानती थी कि आर्यन मूवीज में पैसे इन्वेस्ट करता है। इसीलिए पर उसे यह नहीं पता था कि आर्यन डायरेक्ट से उसे मना कर देगा, उसकी बात सुनने भी नहीं जाएगा। अभी खाना इस बारे में सोच रही थी कि तभी आर्यन का उसके व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, आर्यन, मिसेस कनक, मेरे पास आपकी सबसे ब्यूटीफुल फोटो है, जो फोटोज आज से पहले किसी नहीं देखी होगी। अगर आप चाहती हो तो मैं अभी आपको भेजता हूँ। यह मेरी तरफ से आपके लिए सरप्राइज है, पहले देख लो। यह मैसेज लिखने के साथ ही आर्यन कनक को उसे रात की कुछ पिक्चर्स सेंड करता है, जिसमें पहले तो गलत अकेले, उसके बाद में सोई हुई थी, पूरे बिस्तर पर अपने हाथ पैर फैलाए ऐसा लगा रहा है।
जैसे का बिस्तर हो और वो 1 इंच भी जगह किसी के लिए छोड़ना नहीं चाहती तो है। दूसरी पिक्चर में आर्यन के कंधे पर शहर अपना लेफ्ट हैंड आर्यन के सीने पर रखे हुए, अपनी एक पर को भी आर्यन को पर चढ़ाई हुई, काफी कोशिश के आर्यन को गले लगाए हुए थी। सिद्ध करना सकी काफी ज्यादा हैरान, यादव समझ नहीं आता क्या ये कहाँ की तस्वीर है। वैसे तो फोटो में कनक ही थी, लेकिन आसपास की एरिया मतलब बेडशीट, उसके बगल में रखा टेबल और बेड, सब कुछ कहीं डिफरेंट था। ये देखकर काफी कंफ्यूज रहती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये कहाँ की तस्वीर है, और सबसे जरूरी बात, इस तस्वीर में आर्यन कैसे पहुंचा, ये तस्वीर उसके पास कहाँ से आए। लैक बाल के उसे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अरे किसी को ढूंढकर फोटोशॉप करवाया हो उसका इस तरह से उसे परेशान करने के लिए। वो आर्यन के कंधे पर शहर अपना लेफ्ट हैंड आर्यन के सीने पर रखे हुए, अपनी एक पर को भी आर्यन को पर चढ़ाई हुई, काफी कोशिश के आर्यन को गले लगाए हुए थी। सिद्ध करना सकी काफी ज्यादा हैरान, यादव समझ नहीं आता क्या ये कहाँ की तस्वीर है। वैसे तो फोटो में कनक ही थी, लेकिन आसपास की एरिया मतलब बेडशीट, उसके बगल में रखा टेबल और बेड, सब कुछ कहीं डिफरेंट था। ये देखकर काफी कंफ्यूज रहती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये कहाँ की तस्वीर है, और सबसे जरूरी बात, इस तस्वीर में आर्यन कैसे पहुंचा, ये तस्वीर उसके पास कहाँ से आई। एक बाल के उसे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अरे किसी को ढूंढकर फोटोशॉप करवाया हो उसका इस तरह से उसे परेशान करने के लिए, क्योंकि इस चीज में कोई भी रियलिटी नहीं हो सकती। उसे अच्छे से ध्यान था कि उसने कभी आर्यन को सोते वक्त ऐसे गले नहीं लगाया था। गले लगाना तो बहुत दूर की बात है, दोनों ने कभी एक दूसरे के साथ बेड भी शेयर नहीं किया है, तो फिर ये तस्वीर में सच्चाई कैसे हो सकती है। लेकिन फिर ध्यान से देखने पर कनक को नजर आता है कि यह जो ड्रेस उसने पहनी हुई है, इन दोनों तस्वीर में ये ड्रेस उसने उसे रात पहनी थी जिस दिन उसने ड्रिंक किया था, जिसके बाद से उसे कुछ भी ध्यान नहीं था कि वो कैसे वापस अपने अपार्टमेंट पहुंची। लेकिन सुबह में अपने बड़े भाई को अपार्टमेंट में देखा, उसे लगा था कि शायद इसी ने उसे वापस पहुंचा था, पर अब इस तस्वीर को देख उसे इस बात पर डाउट पर लगा था, ऐसा तो नहीं कि वह आर्यन के साथ थी उसे रात, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। इस बात से उसका मन कहीं ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था। उसे समय नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे, जिसकी वजह से आखिर में मुझे ही फैसला करती है कि तस्वीर जिसे भेजी है, क्लैरिफिकेशन उसे इसी से मांगनी चाहिए। और वो आर्यन को मैसेज सेंड करती है, मिस्टर आर्यन, क्या मैं जान सकती हूँ ये तस्वीर कब की है और आपके पास कैसे आई। वैसे तो कनक को इस सवाल करने में काफी शर्म आ रही थी, क्योंकि वह खुद एक लड़की है, और ऐसा नशे की हालत में किसी और लड़के के साथ होना और अब बाद में इसी से यह सवाल करना कि इसके पीछे का क्या कहानी है, उसे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन सोच जाना चाहती थी। इसलिए आर्यन के पास काफी संकोच करते हुए मैसेज सेंड कर ही देती है। आर्यन करना कि मैसेज रिसीव करता है, उसके चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा मिस्टीरियस हो जाती है। उतना तो समझ ही गया था कि क्यों कनक उसकी बातों को समझ नहीं पा रही थी, और क्यों उसने उसे इस बात के बारे में माफी नहीं मांगी। समझ जाता है कि कनक शायद उसने पहले बार उसे रात दिन की थी, और उसके बाद उसके साथ क्या क्या हुआ, वो गलती से उसके घर पहुंची और कैसे उसे परेशान किया, उसका एड्रेस देना, उसके बेटे से उसको टेडी बेयर बनाया, ये सब कुछ उसे कुछ भी याद नहीं। और शायद आर्यन उसे ये फोटो सेंड ना करता तो उसे इस बात के बारे में कुछ पता भी नहीं चलता। जिस बात से एक तरफ आर्यन को मान में गुस्सा भी आ रहा था कि कैसे वो इतनी इस रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। जब उसे ड्रिंक कंट्रोल नहीं होता तो उसे पीने की क्या जरूरत थी, लेकिन अब उसने तो गलती कर दी है, तो उसे तो सबक सिखाना पड़ेगा ताकि नेक्स्ट टाइम वो ऐसी गलती ना करे। खैर जो भी हो, इस चीज में मजा बहुत आने वाला है। आर्यन इस वक्त अपार्टमेंट में सोफे पर बैठे हुए कनक के मैसेज को देख मुस्कुरा रहा था कि तभी वही आर्यन के मैनेजर समीर की एंट्री होती है, जो कि अभी आर्यन का लगेज एडजस्ट करने में लगा हुआ था। जब उसकी नजर आर्यन के चेहरे के मुस्कान पड़ती है, वो काफी सॉफ्ट आ जाता है कि यह मैं क्या देख रहा हूं। मिस्टर आर्यन, जो हमेशा सबके सामने गुस्से और गोल्ड फेस के साथ ही नजर आते हैं, इस वक्त इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं। ये सोचते हुए वो आर्यन के मोबाइल में झांकने की कोशिश करता है कि आखिर ऐसा मोबाइल में क्या है जिसे देख मिस्टर आर्यन इस तरह से मुस्कुरा रहे हैं। समीर से अपनी क्यूरियोसिटी बर्दाश्त नहीं होती और वह आर्यन से सवाल करता है, बस क्या हुआ, आप इस तरह से मुस्कुरा क्यों रहे हैं। वही आर्यन, जिसका मूड अभी काफी अच्छा नजर आ रहा था, ये सोचकर कि वह कैसे कैसे कनक को परेशान करने वाला है, अपने मैनेजर की यह बात सुन हल्का मुस्कुराते हुए रिप्लाई देता है, वो कुछ नहीं, एक फ्रेंड है जिससे कुछ गलती हो गई है,
मैं बस उसे सबक सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस चीज में बहुत मजा आने वाला है। जहां आर्यन बड़े आराम से करके मैसेज को देख मुस्कुरा रहा था, सोच रहा था कि आखिर वह कैसे उसे सबक सिखाए। उसे कनक के मैसेज रिप्लाई करने की कोई भी जल्दी नजर नहीं आ रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ का नात काफी एक्शन नॉइस होकर उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह अपने नाखूनों को काटने के साथ साथ बगल में खड़े डायरेक्टर मिस्टर श्याम के नाखूनों तक को बाइट कर जाएगी। इस वक्त वो काफी ज्यादा नर्वस और घबराए भी लगा रही थी, जिसे देख मिस्टर श्याम को लगता है कि शायद उन्होंने कनक से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा दी है। आफ्टर और यह एक छोटी लड़की है जो कि उनकी फिल्म में काम लेने के लिए आई थी, लेकिन उन्होंने अब उससे ही इन्वेस्टमेंट का इंतजाम करने पर लगा दिया। जाहिर सी बात है उसे इस चीज की वजह से काफी सारी परेशानियां का सामना करना पड़ रहा होगा। इस चीज से उन्हें थोड़ा गिल्टी महसूस होने लगता है और वह कनक को कंट्रोल करते हुए कहता है, इट्स ओके कनक, तुम चाहो तो थोड़ा और समय ले सकती हो, इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं, बस इन्वेस्टमेंट कैसे भी मिल जानी चाहिए। डायरेक्टर की यह बात सुन उसका असिस्टेंट डायरेक्टर सामने आते हुए उसे बोलता है, डायरेक्टर सर, क्या सच में आप एक छोटी सी लड़की से इतनी उम्मीद लगा रहे हैं? आप खुद ही सोचना, अगर इस लड़की के पास पैसा पावर होता तो यह इतनी छोटी फिल्म में सेकंड फीमेल लीड का रोल करने क्यों आती? इसे तो बेहतर होता कि आप वापस से उसे महिरा के पीछे जाते और उसे मनाने की कोशिश करते, क्या पता वो वापस से इन्वेस्टमेंट मूवी में करती थी, हमारी मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो जाती। प्लीज, आप गलत इंसान से उम्मीद लगा रहे हैं, कहीं आगे चलकर आपको इस बात का अफसोस ना हो। वही अपने असिस्टेंट की यह बात सुन डायरेक्ट, जो कि सारी उम्मीदें हरा चुका था, उससे बोलना है, तो और मैं क्या करूं, मेरे पास कोई दूसरी उम्मीद नहीं थी जिससे मुझे ऐसा फील हो कि मैं अपनी मूवी को बजा सकता हूं। एक ये लड़की है जो सामने आई है और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा रहा है जैसे यह मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। हमें बस कुछ समय इंतजार करने की जरूरत है। जहां तक बात रहेगी उसे लड़की महिला और उसे मिनिस्टर की, तुम्हें बता दो, वह लड़की उसने एक्ट्रेस कुछ भी नहीं था। मुझे वैसे भी डर था कि उसे फीमेल भी बनने के बाद में रिमूव करे, ब्लॉक ना हो जाए, लेकिन मैं उसे बर्दाश्त कर रहा था। पर जब उसकी आंखों में मेरे लिए कुछ शर्म ही नहीं है, मैं क्यों उसे दूसरा मौका दूं? रहने दो, अगर मेरी मूवी सन नहीं होती है तो मैं हूं, मैं उसे जैसी लड़की को अपनी मूवी में फीमेल का रोल नहीं दूंगा। आप गलत इंसान से उम्मीद लगा रहे हैं, कहीं आगे चलकर आपको इस बात का अफसोस ना हो। वही अपने असिस्टेंट की यह बात सुन डायरेक्ट, जो कि सारी उम्मीदें हरा चुका था, उससे बोलना है, तो और मैं क्या करूं, मेरे पास कोई दूसरी उम्मीद नहीं थी जिससे मुझे ऐसा फील हो कि मैं अपनी मूवी को बजा सकता हूं। एक ये लड़की है जो सामने आई है और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा रहा है जैसे यह मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। हमें बस कुछ समय इंतजार करने की जरूरत है। जहां तक बात रहेगी उसे लड़की महिरा और उसे इन्वेस्टर की, तो मैं तुम्हें बता दूं, वो लड़की उससे एक्ट्रेस बनना कर मैं खुश भी नहीं था। मुझे वैसे भी डर था कि उसे फीमेल भी बनने के बाद मेरी मूवी फ्लॉप ना हो जाए, लेकिन मैं उसे बर्दाश्त कर रहा था। पर जब उसकी आंखों में मेरे लिए कुछ रिस्पेक्ट ही नहीं है तो मैं क्यों उसे दूसरा मौका दूं? रहने दो, मैं तो वैसे भी उसे जैसी लड़की को अपनी मूवी में फीमेल लीड का रोल नहीं देना चाहता था। ये बात बोलते हुए उस डायरेक्टर की नज़र पास ही में खड़े उसे नौजवान हैंडसम से लड़के पर जाती है, जो कि कब से शांति से वहीं पर खड़ा था। यह नौजवान कोई और नहीं बल्कि उनकी इस मूवी का मेन लीड हीरो था, जिसे खुद डायरेक्टर ने एक कॉलेज से उठाया था, जिसे इस वक्त इतने शांति से वहां खड़े देख डायरेक्टर उसे सवाल करता है, तुम अभी यहीं हो, अब तक भागे नहीं? क्या तुम्हें डर नहीं इस बात का कि मैं एक काफी गरीब डायरेक्टर हूं? अगर मान लो मैं कैसे भी पैसा इकट्ठा करके इस मूवी को कास्ट भी कर लेता हूं, तो ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी फीस पर ना कर पाऊं? वही डायरेक्टर की इस बात पर वो नौजवान लड़का दूसरे साइड खड़ी कनक, जो कि इस वक्त काफी बेचैन नजर आ रही थी, किसी से कॉल पर कुछ डिस्कस कर रही थी, उसे देखा हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, डायरेक्ट, मैं वैसे भी एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है और अपने मूवी में मुझे फर्स्ट में लीड का रोल दे रहे हैं, तो मैं इतने सुनहरे मौके को इतनी आसानी से नहीं जाने देना चाहता। और रही बात मेरे फीस की, तो मुझे पूरा विश्वास है हमारी यह मूवी बहुत बड़ी हिट होने वाली है, तो आप पैसे के बारे में फिक्र मत कीजिए, इतना रिस्क तो मैं ले ही सकता हूँ। उस नौजवान लड़के की ये बात सुन डायरेक्टर मुस्कुराते हुए अपने असिस्टेंट की तरफ इशारा कर बोलता है, देखो डिफरेंस अपने और मेरे इस हीरो के बीच में, जहां तुम्हें इस बात का डर है कि मेरी मूवी कास्ट भी नहीं हो पाएगी,
इसलिए मुझे तुम उसे एरोगेंट लड़की माहिरा के लिए जाने के लिए बोल रहे थे। पर यही मेरा हीरो, इसे अभी इस चीज पर विश्वास है कि मेरी मूवी सुपरहिट होगी। जिसकी इस बात पर सामने खड़ा असिस्टेंट बोलता है, सर आफ्टर ऑल ये हमारी मूवी का में लीड है जिसे आपने चुना है, तो इसे तो आप पर विश्वास होना ही है। वहीं दूसरी तरफ कनक जो काफी एकसाओइग होकर आर्यन के जवाब का इंतजार कर रही थी, क्योंकि सजना था आखिर वो तस्वीर आर्यन के पास कहां से आई और कैसे, और वो और आर्यन एक साथ एक विषय पर इंटीमेटली क्लोज होकर सोए हुए हैं, इस बारे में उसे कुछ भी ध्यान नहीं था, जिसके वजह से वो इस वक्त काफी ज्यादा बेचैन हो रही थी। उसके हाथ में लिया हुआ सेल फोन वाइब्रेट होता है, जिसे करना को लगता है कि शायद आर्यन ने उसके सवाल का जवाब दिया होगा, इसलिए वो जल्द से अपना सेल फोन ऑन कर आर्यन का भेजो हुआ मैसेज चेक करती है। तुम मुझसे कुछ पैसे के बारे में बात कर रही थी, क्या तुम्हारे पास पैसे की कमी हो गई है? वही आर्यन का ये रिप्लाई देख कनक थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि अभी उसने आर्यन से उसे फोटोज के बारे में सवाल किया थे कि आखिर वो फोटोज उसके पास कहां से आए, लेकिन वो उसे ये सवाल क्यों कर रहा है कि उसके पास पैसे की कमी हो गई है क्या? क्योंकि कनक ने तो क्लियरली उसे बताया था कि वो उसे एक मूवी में इन्वेस्ट करने के लिए बोल रही है। उसे ये तो नहीं कहा था कि पैसे उसे चाहिए। वो उसके सवालों को इग्नोर कर रहा था, पर कनक को तो अपना जवाब चाहिए था, इसलिए वो डायरेक्टली आर्यन से सवाल करती है, मिस्टर आर्यन, वो मैं आपसे जानना चाहती थी कि ये तस्वीर आपका पास कैसे आए, मतलब हम दोनों एक साथ एक बिस्तर पर क्या कर रहे थे? ये कब की तस्वीर है? आप प्लीज जल्दी से रिप्लाई कीजिए। वही आर्यन जब कनक का सेंड किया हुआ यह मैसेज पढ़ता है, उसके चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है, इस बात से कि कनक कितनी बेचैन नजर आ रही है, ये जानने के लिए कि वो दोनों उसे तस्वीर में साथ में क्या कर रहे हैं। पर वह भी क्या कर सकता है, उसने थोड़ी ना कनक को कहा था कि वो अपनी नशे में की हुई सारी बातें भूल जाए। उसके पास तो यह एक सुनहरा मौका मिला था कनक को परेशान करने का, जिसकी वजह से वो उसके सवालों के जवाब देने की वजह फिर बातें घूमते हुए कनक से बोलता है, लगता है कि सच में उसे रात के बारे में कुछ भी ध्यान नहीं कि ड्रिंक करने के बाद नशे की हालत में तुमने क्या क्या किया था, या फिर यह सिर्फ बहाना है ताकि तुम अपने उसे सब कर दूतों से बच सको जो नशे की हालत में तुमने मेरे साथ किए थे। कनक समझ गई थी कि आर्यन इतनी आसानी से उसे कुछ भी नहीं बताने वाला, जिसकी वजह से वो क्लियरली उसे ये बता देती है कि उसे दिन ड्रिंक करने के बाद क्या हुआ इस बारे में उसे कुछ भी ध्यान नहीं, तो अगर उसे कुछ पता है तो वो उसे बता दे। और क्या ये तस्वीर सच में उसी दिन की है या फिर फोटोशॉप है? जिसकी इस बात पर आर्यन रिप्लाई करता है, तुम ड्रिंक करने के बाद टूल हो जाती हो और उसके बाद क्या करती हो ये तुम्हें कुछ भी ध्यान नहीं रहता, लेकिन फिर भी तुमने उसे रात ड्रिंक किया और ड्रिंक करने के बाद वापस अकेले घर आए। तुम बहुत ब्रेव हो लगता है, तुम्हें किसी का डर नहीं। बताओ आज से पहले कितनी बार ऐसा हुआ है? जिसके इस बात पर कनक आर्यन को एक्सप्लेन करते हुए बोलती है, नहीं मिस्टर आर्यन, यह मेरा पहले बार था। आज से पहले मैंने कभी ड्रिंक नहीं किया था, जिसकी वजह से मुझे नहीं पता कि मेरा ड्रीम टॉयलेट इतना काम हो सकता है। बट आई प्रॉमिस यह मेरा लास्ट टाइम भी होगा। मैं आज के बाद कभी बाहर में ड्रिंक नहीं करूंगी। और आई एम सॉरी मेरी वजह से अगर आपको कोई परेशानी आई हो तो। वही आर्यन ये जानने के बाद कि कनक ने फर्स्ट टाइम ड्रिंक किया था, जिसकी वजह से उसे इतना नशा चढ़ गया था और वो गलती से घर आ गई थी, फाइनली वो उसे अब ज्यादा परेशान नहीं करता है और उसे उसके सवाल के जवाब दे देता है कि उसे रात उन दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ, वो बस नशे की हालत में उसके घर आ गई थी, उसी समय की वो फोटोज थी। लेकिन आर्यन की इस एक्सप्लेन के बाद भी कनक की कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि भला नशे में वो उसके घर कैसे पहुंची, और फिर वो उसके बेडरूम में उसकी बेड पर उसके साथ क्या कर रही है, और फिर वो वापस अपने घर कैसे गई। इसलिए क्योंकि जहां तक उसे याद था, जब उसने ड्रिंक किया था तब वो रोहन के साथ थी, और जब वो सुबह अपने घर पर उठी थी तब भी रोहन उसके साथ ही था, तो बीच में यह आर्यन वाला मैटर कैसे हुआ? वही कनक के सवाल को देख आर्यन को भी उसे रात कनक के नशे में की हुई सभी हरकतें याद आने लगती है कि कैसे कनक ने नशे में उसके बेड पर सोई हुई थी और उसे अपना टेडी बेयर समझ के गले लगा रही थी, जिसे याद करते हुए इस आर्यन का मूड काफी अच्छा हो जाता है और वह कनक को रिप्लाई करता है, वैसे नशे की हालत में तुम काफी जिद्दी हो जाती हो। तुम उस दिन मेरे बिस्तर पर सोने की जिद कर रही थी और ऊपर से तुमने मुझे अपना टेडी बेयर बना लिया था, जिसके वजह से तुमने मुझे ऐसे गले लगाकर सोई थी। पर चिंता मत करो,
हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ था, और इससे आगे जो कुछ भी हुआ था वो तुम अपने भाई रोहन से पूछ सकती हो। आर्यन कनक को उसके वॉशरूम में शावर लेने और उसके ड्रेस पहनने के बारे में कोई भी बात नहीं बताता है। वो ही आर्यन का ये जवाब सुन कनक को एक तरफ रहता मिलती है, क्यों दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ था। तुम्हें दूसरी तरफ उसे काफी एम्बारोसमेंट फुल हो रही थी कि कैसे वह नशे की हालत में आर्यन को अपना टेडी बेयर समझ सकती है। भला मुझे फिट 2 इंच का इंसान उसका टेडी बेयर कैसे हो सकता है? क्या नशे की हालत में वह इतनी जिद्दी और बेवकूफ बना गई थी? उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और फिर आर्यन उसने उसकी बात क्यों मानी? वो उसके टेडी बेयर क्यों बन गया? इस बात से उसे काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। उतने ही ज्यादा उसे एम्बारोसमेंट भी हो रही थी कि अगली बार वो आर्यन को कैसे फेस करेगी। आर्यन कनक को उसके वॉशरूम में शावर लेने और उसके ड्रेस पहनने के बारे में कोई भी बात नहीं बताता है। वो ही आर्यन का ये जवाब सुन कनक को एक तरफ रहता मिलती है, क्यों दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ था। तुम्हें दूसरी तरफ उसे काफी एम्बारोसमेंट फुल हो रही थी कि कैसे वह नशे की हालत में आर्यन को अपना टेडी बेयर समझ सकती है। भला मुझे फिट 2 इंच का इंसान उसका टेडी बेयर कैसे हो सकता है? क्या नशे की हालत में वो इतनी जिद्दी और बेवकूफ बना गई थी? उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और फिर आर्यन उसने उसकी बात क्यों मानी? वो उसके टेडी बेयर क्यों बन गया? इस बात से उसे काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। उतने ही ज्यादा उसे एम्बारोसमेंट भी हो रही थी कि अगली बार वो आर्यन को कैसे फेस करेगी। वैसे तो कनक को आर्यन से अब कोई भी बात करने में बहुत शर्म आ रहा है, लेकिन फिर भी वह काफी सारा हिम्मत जुटाते हुए अपने सेलफोन में आर्यन का नंबर डायल करती है उसे बात करने के लिए। जिसके पहले ही रिंग पर आर्यन उसका कॉल रिसीव कर लेता है। हे हेलो आर्य, वह मैं कनक को आर्यन से बात करने में काफी हिचकिचाहट हो रही थी, जो देख सामने से आर्यन खुद ही बोल करते हुए बोलना है। हेलो मिस कनक, बोलिए क्या बात है? आप इतना संकोच क्यों कर रही है? जो बोलना है क्लियरली बोल सकती है। जिसकी इस बात पर धीमी आवाज में आर्यन से बोलते हैं, आई एम सॉरी, मेरी वजह से उसे रात अगर आपको कोई परेशानी हुई हो तो, लेकिन मैं जानना चाहती थी, मैंने आपको कुछ ज्यादा तंग तो नहीं किया था ना? जिस पर आर्यन को कुछ पल की शांति के बाद कनक से बोलना है, ओ हाँ, मुझे आपकी वजह से ज्यादा परेशानी नहीं हुई थी, और हमको यह अजनबी थोड़ी ना है जो तुम मुझसे इतना फॉर्मेलिटी पूरा कर रही हो। हमारा रिश्ता बहुत क्लोज है, जिसके बारे में अभी तुम नहीं जानती, पर बहुत जल्द तुम्हें भी यह बात पता चल जाएगी। जिसकी इस बात पर कहीं ना कहीं कनक को फील हो रहा था कि शायद उसने उसे रात आर्यन के बेड पर सोने के अलावा भी कुछ और बहुत कुछ किया है, लेकिन जब आर्यन खुद ही नहीं बताना चाहता तो रहने ही देती है। अच्छा ही है। अगर आर्यन उसे बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है तो वैसे ही उसे काफी एम्बारोसमेंट हो रही थी टेडी बेयर वाली बात को याद करके। इस सब की वजह से कनक का ध्यान आर्यन की लास्ट सेंटेंस पर नहीं जाता जो वो क्लोजनेस वाली बात लिखी थी, लेकिन कान्हा के दिमाग में अभी यह बात थी कि वो आर्यन के घर कैसे पहुंची, उसे आर्यन का एड्रेस कैसे मिला। पर वो आर्यन से कोई भी सवाल नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसने डायरेक्टली बोल दिया था आगे के सवाल वो अपने बड़े भाई से करें। और वैसे भी जब आर्यन उन पुरानी बातों को भूलने को तैयार है तो वह बार बार सवाल करके उसे याद नहीं दिलाना चाहते थे। पर आपको आर्यन से कोई भी सवाल नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसने डायरेक्टली बोल दिया था आगे के सवाल वह अपने बड़े भाई से करें। और वैसे भी जब आर्यन उन पुरानी बातों को भूलने को तैयार है तो वह बार बार सवाल करके उसे याद नहीं दिलाना चाहते थे, जिसकी वजह से आखिर में उसे अपने बड़े भाई रोहन के पास कॉल लगाना पड़ता है, ये जानने के लिए कि वह कल रात घर कैसे पहुंची थी। जिसके सवाल पर रोहन कनक को रिप्लाई देता है, वो तुम अभी उसे जगह पर नहीं होना, इसलिए तुम्हें अब तक अपने अपार्टमेंट के बारे में अच्छे से कुछ पता नहीं है। नशे की हालत में तुम अपने बगल वाले अपार्टमेंट का दरवाजा नॉक कर रही थी, जो कि आर्यन का अपार्टमेंट था, और गलती से तुम इसी के अपार्टमेंट में चली गई थी, जिसकी वजह से यह सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। लेकिन तुम जिंदा मत करो, जैसे ही मुझे इस बात का पता चला कि तुम आर्यन के साथ उसके घर में हो, मैं इस समय वापस तुम्हें लेने के लिए आया था और आर्यन के घर से तुम्हें वापस तुम्हारे अपार्टमेंट ले गया थे। आखिर तुम एक लड़की हो मेरी बहन, मैं तुम्हें ऐसे कैसे आर्यन के एक लड़के के साथ उसके घर अकेले छोड़ सकता था। रात भर के लिए मैं जानता हूं कि वो एक डिसेंट लड़का है और कभी किसी का फायदा नहीं उठाता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा भाई हूं और यह मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम्हारी सिक्योरिटी का ध्यान रखूं। इसलिए मैंने ऐसा किया, और क्या पता कब किसका मान बदल जाए, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूं, अगली बार से तुम ऐसे ड्रिंक मत करना, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है।
अपने बड़े भाई की बात से करना को ये तो क्लियर हो जाता है कि वह आर्यन के घर कैसे पहुंची, क्योंकि वो उसका पड़ोसी है। ये जानने की बात करने की परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि अब उसे आर्यन को हर रोज फेस करना पड़ेगा। वो सोचती है कि सच में ये दुनिया कितनी छोटी है, मतलब इतनी बड़ी दुनिया में उसे आर्यन का ही पड़ोसी बना था। रोहन इस वक्त मीटिंग में था, जिसकी वजह से वह कनक से ज्यादा वक्त बात नहीं कर पाता भी। अभी कनक ने रोहन का कॉल का ठीक किया था कि तभी व्हाट्सएप पर आर्यन का मैसेज आता है, जिसमें लिखा हुआ था, तुम्हारे पास पैसे की कमी है, तुम्हें पैसे चाहिए ना, अपना अकाउंट नंबर दो, मैं अभी अपने असिस्टेंट से बोलना हूँ, वो तुम्हें पैसा सेंड कर दे। आर्यन मैसेज देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि आर्यन फिर से उसे ऐसा क्यों कहा रहा है कि उसे पैसे चाहिए, जिसकी वजह से वो उसे क्लियर करते हुए कहती है कि उसके पास पैसे की कोई भी कमी नहीं है, वो बस उसे अपनी मूवी में इन्वेस्ट करने के लिए कह रही है, जिसमें वो रोल करने वाली है। इस मैसेज करने के अगले ही पल आर्य का रिप्लाई आता है, मुझे किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट नहीं है, पर हाँ मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ अगर तुम चाहती हो तो। आर्यन की यह मैसेज देख कनेक्ट को काफी अच्छा महसूस होता है कि वो उसके लिए पैसे देने को तैयार है, बिना किसी फायदे के भी। लेकिन ये बात कनक कैसे एक्सेप्ट कर सकती थी, उसका तो आर्यन से कुछ ज्यादा इंटरेक्शन में नहीं हुआ था, तो फिर वो ऐसे ही उसे पैसे क्यों दे रहा है। वो इसी तरह से आर्यन का एहसान नहीं लेना चाहती थी। एक तो पहले ही आर्यन ने उसकी बहुत मदद की है, ऐसे कर करके तो उसके एहसानों के तले दब जाएगी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी, इसलिए वो डायरेक्ट से आर्यन को मैसेज करती है, ना ही मिस्टर आर्यन, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं, जैसे कि आप जानते हैं मैं मेरे भाई और मामा जी से जितने पैसे चाहूं ले सकती हूं, मैं तो बस आपको इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा ऑफर देना चाहती थी। आपके पुराने किया गए मदद की वजह से इसलिए आपसे कांटेक्ट किया, लेकिन आप नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, रहने दीजिए। जिसकी इस बात पर आर्यन सोचता है कि यह बेहतर ही है कि वो उसकी मूवी में इन्वेस्ट करने के लिए मान जाए, इस तरह से उसे आगे चलकर कनक से इंटरेक्शन करने में ज्यादा आसानी होगी। ये सोचते हुए भूख लगता है, ठीक है मैं तैयार हूं, तुम्हें जैसे जो करना है करो, ये सब कुछ तुम्हारे ही ऊपर है, मैं अभी तुम्हें पैसे सेंड करता हूं, अपना अकाउंट नंबर भेजो। जिसके मैसेज देख करना फाइल नहीं रहता कि साथ लेती है और जल्दी से आर्यन को अपना अकाउंट नंबर सेंड करती है, जिसके 5 मिनट बाद कनक को मैसेज रिसीव होता है कि उसकी अकाउंट में पूरे 15 करोड़ आ चुके थे। मिस्टर आर्यन, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, जैसे कि आप जानते हैं मैं मेरे भाई और मामा जी से मैं जितने पैसे चाहूं ले सकती हूं, वो मैं तो बस आपको इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा ऑफर देना चाहती थी। आपके पुराने किया गए मदद की वजह से इसलिए आपसे कांटेक्ट किया, लेकिन आप नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, रहने दीजिए। जिसकी इस बात पर आर्यन सोचता है कि यह बेहतर ही है कि वो उसकी मूवी में इन्वेस्ट करने के लिए मान जाए, इस तरह से उसे आगे चलकर कनक से इंटरेक्शन करने में ज्यादा आसानी होगी। ये सोचते हुए भूख लगता है, ठीक है मैं तैयार हूं, तुम्हें जैसे जो करना है करो, ये सब कुछ तुम्हारे ही ऊपर है, मैं अभी तुम्हें पैसे सेंड करता हूं, अपना अकाउंट नंबर भेजो। जिसके मैसेज देख करना फाइल नहीं रहता कि साथ लेती है और जल्दी से आर्यन को अपना अकाउंट नंबर सेंड करती है, जिसके 5 मिनट बाद कनक को मैसेज रिसीव होता है कि उसकी अकाउंट में पूरे 15 करोड़ आ चुके थे। देख कनक काफी हैप्पी और एक्साइटेड हो जाती है, जिसके बाद वह डायरेक्टर के पास जाते हुए उसे अपना मोबाइल में आए हुए उसे मैसेज को दिखाती है, जो सो कर रहा था कि उसके अकाउंट में 15 करोड़ आ चुके थे। वही डायरेक्टर जिसने भले ही कनक पर उम्मीद लगाई थी, लेकिन मन ही मन उसे इस बात का डर लग रहा था कि कनक पैसे इकट्ठा करने में कामयाब नहीं हो पाएगी और उसका यह मूवी बनाने का सपना अधूरा रह जाएगा, इन्वेस्टमेंट की कमी होने की वजह से। पर कनक की बात सुन जब वो पैसे अकाउंट में देखा है, वो काफी खुश हो जाता है और कनक की तारीफ करते हुए बोलना है, मुझे पहले ही लगा था कि तुम मेरी मूवी में इन्वेस्टमेंट लाने में कामयाब हो जाओगी और मेरे सालों की मेहनत बर्बाद नहीं होगी। आई एम प्राउड ऑफ यू, तुम्हारे एक्टिंग स्किल्स और पोटेंशियल से तो मैं वैसे ही बहुत इम्प्रेस था, लेकिन अब तुम्हें जानकर मुझे और भी ज्यादा खुशी हो रही है। तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, मेरे लिए बहुत लकी भी। मैं अभी तुम्हें अपनी मूवी की फर्स्ट फीमेल लीड के लिए सिलेक्ट करता हूँ। तुम एकदम परफेक्ट हो मेरी मूवी में फीमेल का काम करने के लिए, पहले नज़र में ही तुम मुझे पसंद आ गई थी और मैं तुम्हें अपनी मूवी की फीमेल लीड बनाना चाहता था, लेकिन मैंने पहले से माहिरा को प्रॉमिस कर दिया था, जिसकी वजह से मेरी मजबूरी थी और मैं तुम्हें सेकंड फीमेल लीड के ऑडिशन देने के लिए कहा था। लेकिन अब जब माहिरा के पास मौका है
तो मैं ये रोल तुम्हें देना चाहता हूँ। जी इस बात से कनक काफी खुश और एक्साइट हो जाती है। आफ्टर ऑल उसका पहले बार था जब वो एक मूवी में फर्स्ट फीमेल लीड का रोल करने वाली थी, और इस सब की वजह आर्यन था। आखिर इसी ने मूवी में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए कनक को दिए थे। जी इस बात के वजह से खन के दिल में अब आर्यन की इमेज थोड़ी अच्छी बन रही थी। जो पहले वो आर्यन के बारे में सोचती थी कि वो एरोगेंट बोसी टाइप लड़का है जो कभी किसी के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता, अब उसकी ख्यालात बदले हुए नजर आ रहे थे। या फिर ऐसा कहूं कि कनक को इस बात का एहसास भी नहीं था, और आर्यन धीरे धीरे करके उसके दिल पर अपना काबू करने लगा था। क्योंकि आप भी आर्यन के बारे में सोचते हुए कारण के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी मुस्कान नजर आ रही थी। वही डायरेक्टर कनक को अपने मूवी की फीमेल लीड डिक्लेयर करने के बाद वहीं पास ही में खड़े उसे नौजवान लड़के को अपने पास बुलाते हुए कनक से इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलना है, कनक इससे मिलो, इसका नाम राज है, ये हमारी मूवी का फर्स्ट में लीड हीरो है। एक्टर की बात पर कनेक्ट एक गौर से राज की तरफ देखती है, जो कि दिखने में काफी हैंडसम लग रहा था, जिसे कनक ने तब भी नोटिस किया था जब वो ऑडिशन देने के लिए पहले बार आई थी और माहिरा प्रिंस वहां मौजूद थे। ये लड़का काफी हाई कैचिंग था, जिसे देख किसी के लिए भी बिना एक नजर उसे देख इग्नोर करना पॉसिबल नहीं था। जिसे देखकर कनक मुस्कुराते हुए बोलते हैं, मिस्टर राज आप बहुत अच्छा लुकिंग हो, आपके साथ काम करने का एक्सपीरियंस मुझे लगता है बहुत अच्छा रहेगा। मैं एक नई कमर हूं और आपके जैसे इतने टैलेंटेड हीरो के साथ काम करके मुझे काफी कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। वही राज वो सिर्फ हैंडसम में नहीं था, बल्कि उसका बिहेवियर वो भी काफी अच्छा था। वो अपने चेहरे पर एक जेंटल मुस्कान लिए फ्रेंडली टोन में कनक को रिप्लाई देता है, मैं भी बहुत बेसब्री से आपके साथ काम करने का इंतजार कर रहा हूं, और जहां तक बात रही सीखने की तो वह मैं क्या सिखा सकता हूं। मैं खुद एक नई स्टार हूं, खैर ध्यान तो आपको मेरा रखना पड़ेगा आफ्टर, और आप हमारी मूवी की सबसे बड़ी इन्वेस्टर जो है, और चिंता मत कीजिए, मेरे साथ काम करने में आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं हर उसे मोड पर आपके लिए तैयार रहूंगा जब आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। वही राज के इतने फ्रेंडली बिहेवियर और उसके इम्प्रेसिव शब्द को सुन कनक उसे काफी इम्प्रेस हो जाती है। वही यह सब कुछ देख पास ही में खड़ा डायरेक्टर रहता की साथ देता है कि चलो उसकी मूवी के मेल और फीमेल लीड की मॉर्निंग अच्छी बन रही है, इसे आगे चलकर मूवी कास्ट करने में उन्हें ज्यादा परेशानियां का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब जब पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी, मेल और फीमेल लीड ऑलरेडी डिसाइड हो चुके थे, तो डायरेक्ट उन दोनों को अपने साथ जज के चेयर पर बिठाते हुए बोलना है कि वो दोनों अब उनकी मदद करें अपनी मूवी के लिए दूसरे आर्टिस्ट को ढूंढने में। ये बोलते हुए वो ऑडिशन स्टार्ट करवाते हैं, जिसके बाद डायरेक्टर कनक और राज की मदद से अपनी मूवी के लिए कुछ नया आर्टिस्ट को सेलेक्ट करते हैं अलग अलग रोल के लिए। जी इस समय काफी समय लगता है। वही सब कुछ अच्छे से और होने के बाद डायरेक्टर जो आज काफी ज्यादा इम्प्रेस नजर आ रहे थे, पहले उसकी पैसे फॉलो सॉल्व हो गई और अब उसे बदतमीज माहिरा को नहीं जला था, बल्कि इतनी ब्यूटीफुल जेंटल लड़की कनक उसकी मूवी में फीमेल लीड के लिए मिल गई थी, जिसे वो काफी इम्प्रेस था। बाद में सभी सिलेक्शन होने के बाद वह मेल लीड, फीमेल लीड, सेकंड फीमेल लीड और कुछ नया आर्टिस्ट के साथ फोटो क्लिक करवाता है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डालने के लिए, साथ में ये कैसे लिखते हुए कि उसकी मूवी की नई कास्ट है और बहुत जल्द मूवी की शूटिंग स्टार्ट होने वाली है। डायरेक्टर श्याम जो कि खुद एक नए डायरेक्टर थे और उन्होंने काफी सारे न्यू आर्टिस्ट को अपनी मूवी के लिए सिलेक्ट किया था, उन सब में सबसे ज्यादा पॉपुलर चेहरा कनक थी, क्योंकि आर्यन की वजह से उसे पिछले कुछ दिनों से काफी सारा लाइमलाइट मिल रहा था। जैसे ही उसकी पिक्चर्स सोशल मीडिया पर अपडेट होती है और उन लोगों को इस बारे में पता चलता है कि कनक इस मूवी में फीमेल लीड का रोल कर रही है, इसमें पहले तो खनक के कुछ फैंस फोटो में मौजूद बाकी सभी मेल लेते राज और डायरेक्टर को देखे सवाल उठाना लगता है कि कनक इतनी पॉपुलर है, वो किसी भी बड़ी मूवी में फर्स्ट फीमेल लीड का रोल कर सकती है, फिर उसे ऐसे एक अननोन मूवी में फीमेल लीड का काम करने की क्या जरूरत है, उसे इंतजार करना चाहिए, उसे बहुत जल्द अच्छा काम मिलेगा। तो वहीं कुछ ऐसे भी फंस थे जो कनक की इस चीज पर तारीफ कर रहे थे और लिखते हैं, भले ही यह एक लो बजट फिल्म हो, लेकिन जो लोग कनक की बेटी से इंप्रेस होकर उसके फैंस बने थे, वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं अपनी सेलिब्रिटी को इतनी जल्दी आगे बढ़ता देखकर, क्योंकि बॉलीवुड में इतनी जल्दी किसी को कम मिलना इम्पॉसिबल था, पर करना इतनी जल्दी उसे सेकंड फीमेल का रोल मिला, फिर उसने इतना बड़ा इवेंट रिटर्न किया और अब फर्स्ट फीमेल लीड वक है। कनक का फ्यूचर काफी ब्राइट है।
काफी सारे लोग उसके फैंस थे, उसे कांगड़े उल्टे कर रहे थे। आई लव यू कनक इस थे बेस्ट, इतनी जल्दी काम मिलना ये कोई आसान बात नहीं। हंसता कनेक्ट इस ऑलवेज थे बेस्टेस्ट वन मेयर लव फॉर कनक मेक हर साइन एवरीवेयर। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सभी लोग करने की तारीफें करते, जहां लोग अच्छे होते हैं वहां कुछ लोग बुरे भी होते हैं। जैसे कनक के इतने सारे दिहात फैंस बने हैं, वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो करना की इस पॉपुलैरिटी से जलते हैं, जिसकी वजह से वो कनक को टारगेट करते हुए वो लोग इस बात में सवाल उठाने लगता है कि यह इतना नेचुरली नहीं हो सकता कि गलत इतनी आसानी से आगे बढ़ती जाए, जरूर उसने किसी बैक टूर का इस्तेमाल किया है। सही कहा, ये लड़की देखने में भले ही स्वीट से बोल लगती हो, पर मुझे इसे देखकर है यह वाक्य बहुत चालबाज होगी। वहां काफी सारे लोग कनक के फैंस थे, उसे कांग्रेचुलेट कर रहे थे। आई लव यू कनक इज द बेस्ट, इतनी जल्दी काम मिलना ये कोई आसान बात नहीं होता है। कनक इज ऑलवेज द बेस्टेस्ट वन, माई लव फॉर कनक मेक हर साइन एवरीवेयर। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सभी लोग कनक की तारीफें करते, जहां लोग अच्छे होते हैं वहां कुछ लोग बुरे भी होते हैं। जैसे कनक के इतने सारे फैंस बने हैं, वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कनक की इस पॉपुलैरिटी से जलते थे, जिसकी वजह से वो कनक को टारगेट करते हुए वो लोग इस बात में सवाल उठाने लगता है कि यह इतना नेचुरली नहीं हो सकता कि कनक इतनी आसानी से आगे बढ़ती जाए, जरूर उसने किसी बैक टूर का इस्तेमाल किया है। सही कहा, ये लड़की देखने में भले ही स्वीट से भोली भाली लगती हो, पर मुझे इसे देखकर लगता है यह वाक्य बहुत चालबाज होगी। ये बॉलीवुड है, यहाँ कुछ भी इतना सिंपल नहीं होता जितना दिखता है। ऑडिशन रूम के अंदर आने के बाद माहिरा और प्रिंस से मिलना, फिर यहाँ माहिरा के डायरेक्टर से बहस, उसका प्रिंस के साथ यहाँ से गुस्से होकर जाना, जिससे डायरेक्टर के मूवी में इन्वेस्टमेंट का ना होना, और फिर कनक के सामने आना, आर्यन से मदद मांगना, आर्यन का इन्वेस्टर बना, और सबसे बड़ी बात कनक का फीमेल लीड बना। इन सभी ड्रामा के बीच कनेक्ट ये चीज भूल ही गई थी कि वो यहाँ अकेले नहीं आए थे, बल्कि उसके साथ कोई और भी आया था, उसकी मैनेजर सिया, जो बाहर उसका इंतजार कर रही। अभी वो काफी हैप्पीली डायरेक्टर से ऑडिशन रूम के अंदर बात कर रही थी कि तभी उसका फोन वाइब्रेट होता है। जब वो खोल देखी है तो उसमें सिया का मैसेज था, जिसने क्वेश्चन किया था कि उसे और कितना समय लगने वाला है। जिसे देखने के बाद कनक को ध्यान आता है कि उसने इतने समय से सिया से कोई कांटेक्ट नहीं की, जबकि उसके अंदर आए करीब 3 साढ़े 3 घंटे हो चुके थे। इसकी वजह से हो सकता है सिया को उसकी फीका हो रही होगी। इस चीज से उसे काफी रिग्रेट होता है और वो जल्दी से अपना सेल फोन वेश्या का नंबर डायल करती है, और उसके रिसीव करते ही उसे अपने एक साइड आवाज में अपनी खुशखबरी शेयर करती है कि वो ऑडिशन में पास हो चुकी है, और सबसे जरूरी बात कि वह सेकंड फीमेल लीड नहीं बल्कि इस मूवी की फर्स्ट फीमेल लीड बन चुकी है। जिसकी इस बात पर सामने से सिया हंसते हुए बोलते हैं, कांग्रेचुलेशंस जो तुम्हें तुम्हारी पहली फर्स्ट फीमेल लीड वाली मूवी मिल गई। पर मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा ये बात बताने से पहले ही मैं जानती हूं कि तुम मूवी की फर्स्ट फीमेल लीड बन चुकी हो। जाहिर सी बात है कि कनक के इतने देर तक बाहर ना आने की वजह से सिया काफी ज्यादा परेशान हो गई थी कि आखिरकार कनक को इतना समय क्यों लग रहा है। कि तभी उसने स्टाफ मेंबर्स की बात सुनी कि इन्वेस्टर और फर्स्ट फीमेल लीड की डायरेक्टर से बहस हो चुकी है, जिसके वजह से इन्वेस्टर ने अपने पैसे इन्वेस्ट करने से माना कर दिया है। जिस बात की वजह से ऑडिशन भी रुक गया था। काफी लोगों को लगा रहा था कि यह प्रोजेक्ट यहीं पर बंद हो जाएगा, लेकिन फिर भी इन्वेस्टर और फीमेल लीड माहिरा के बाहर आने के बाद भी कनक नहीं आती। इस बात से परेशान सिया वहां के स्टाफ मेंबर से कांटेक्ट करती है, ये जाने के लिए किया फिर करने कहाँ है। जिस पर वह स्टाफ मेंबर अंदर जाकर देखना के आने के बाद उसे बताता है कि वो इस वक्त डायरेक्टर से बात कर रही थी। ये जाने के बाद सिया को ज्यादा कुछ हैरानी नहीं होती है। आफ्टर ऑल उसे पता था कि कनक की फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, सो वो उसे स्टाफ मेंबर की यह बात सुनते हैं कि कनक डायरेक्टर से बात कर रही है, वो समझ जाती है कि शायद कनक पैसे इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रही होगी, जो कि ख्याल बुरा भी नहीं था। जब पैसे हैं तो कानाव से स्टाफ मेंबर की यह बात सुनते हैं कि कनक डायरेक्टर से बात कर रही है, वो समझ जाती है कि शायद कनक पैसे इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रही होगी, जो कि ख्याल बुरा भी नहीं था। जब पैसे हैं तो कनक दूसरे तरीके से भी पैसा कमा सकती है, जरूरी नहीं कि वो हीरोइन बनकर ही हो, इन्वेस्टर बनकर भी उसे काफी सारे फायदे हो सकते हैं।
हाँ, लेट से तब तक की बात पता नहीं चलते कि कनक मूवी की फर्स्ट फीमेल लीड है, जब तक उसने डायरेक्टर की पोस्ट की हुई फोटो नहीं देखी थी। उसे फोटो में डायरेक्टर के एक साइड कनक थी, वही दूसरी साइड मूवी का में लीड हीरो राज और बाकी कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर सभी ने साथ में पिक्चर्स क्लिक करवाई थी, जिसे डायरेक्टर ने पोस्ट किया था कि यह उनका नई टीम है, जिसमें काफी सारे फ्रेश चेहरे नजर आ रहे थे, जिन्हें डायरेक्टर ने अपनी मूवी के लिए साइन किया था। इस तस्वीर में कनक को देख लिया समझ गई थी कि कनक ने सिर्फ मूवी में इन्वेस्टमेंट भी नहीं की है, बल्कि उसने अपने लिए फर्स्ट फीमेल लीड की जगह भी हासिल कर ली है। इस बात से सिया काफी ज्यादा इंप्रेस हुई थी गाना के प्रेजेंस का मन देखकर कि वह कैसे अपना दिमाग बिजनेस में चला रही है। इसकी थोड़ी देर बाद वहां से वापस घर वापसी के समय कर में कनक सिया को ऑडिशन हॉल में हुई सभी वाक्य के बारे में बताती है, जिसे काफी शौक आ जाती है। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसे किसी मूवी के क्लाइमैक्स की तरह ऑडिशन हॉल में ट्विस्टिंग टर्न्स आए रहे थे। खैर जो भी हो, आखिर में वह इस बात से बहुत ज्यादा खुश थी कि कनक अब फीमेल लीड बन गई है। जिस चीज के लिए वो उसे कग्रोजुलते भी करती है, पर वही कनक वो सिया को सारी बातें नहीं बताती कि इस मूवी में जिससे कनक ने मदद मांगी है, जिसने उसे पैसे इन्वेस्ट करने के लिए दिए हैं, वो खुद आर्यन खन्ना है। क्योंकि जिस दिन सिया ने कनक का काम तुम्हारा था, सिया ने क्लियरली इसी की बात बोल दी थी कि वह नहीं चाहती कि कनक अपने एक्टिंग करियर के दौरान किसी भी मेल एक्टर से ज्यादा नकदी की बढ़ाई, और उसमें खास तौर पर उसने आर्यन से उसे दूर रहने के लिए कहा था। उसे कुछ भी नहीं बताती, यह सोचकर कि आगे चलकर जब मूवी रिलीज होगी तब सिया को इस बात का पता चलेगा, तब शायद वो थोड़ा काम का गुस्सा हो। वो ही सिया जो कि एक एक्सपीरियंस्ड मैनेजर थी, उसने भी इस चीज नोटिस की थी कि आर्यन कनक में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रहा है। हालांकि वो ये भी बात जानती थी कि आर्यन इतनी जल्दी किसी लड़की में ध्यान नहीं देता, मतलब वो लड़कियों से हमेशा दूरी बनाए रखना है, जिसकी वजह से उसकी यह चीज की वजह से पहले तो सिया काफी अजीब लगा था। उसे खुद ही इस बात पर बिलीव नहीं हुआ था, लेकिन फिर ये देखना के बाद कि कनक कितनी ब्यूटीफुल है, उसका बिहेवियर कितना अच्छा है, जाहिर सी बात है कि कोई भी लड़का कनक जैसी लड़की के प्यार में पड़ सकता है। सो मिस्टर आर्यन के साथ भी यही हुआ होगा, लेकिन वह ऐसा नहीं चाहती थी कि कनक अभी प्यार के चक्कर में पड़े, क्योंकि इसके वजह से उसके फ्यूचर पर इफेक्ट हो सकता था। आर्यन तो एक सुपरस्टार है, लेकिन कनक एक न्यूकमर जिसने अब तक इस इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं किया है। उसे सिर्फ उसी बेटी की वजह से कुछ फैंस मिले हैं। ऐसे में वो कनक की मैनेजर होने के वजह से नहीं चाहती थी कि कनक अभी प्यार के चक्कर में आकर डिस्ट्रैक्ट हो और वो अपने लाइन से भटके। और वहीं दूसरी सबसे बड़ी वजह कि कनक के भाइयों ने सिया को पहले ही उसे ये क्लियर कह दिया था कि वह नहीं चाहते कि कनक किसी भी मेल एक्टर के प्यार में पड़े। सो जब वो कनक के साथ काम करेगी, उसे वक्त उसका ध्यान इस चीज पर भी होना चाहिए। वो लोग सिर्फ उसके इंटरेस्ट के वजह से उसे इस फील्ड में जाने दे रहे हैं, क्योंकि वह अभी बच्ची है, लेकिन अभी उसका बॉयफ्रेंड के चक्कर वगैरह में पड़ना, ये सब उसके लिए सही नहीं रहेगा। इसलिए उसे कनक को इन सभी चीजों से दूर रखना है। इस चीज के लिए वो उसे डबल पे कर रहे थे। और अभी यह जानने के बाद कि कनक इस मूवी की सबसे बड़ी इन्वेस्टर बन गई है, सिया को इस चीज पर ज्यादा कोई डाउट नहीं होता है कि इसमें कनक को किसी और से मदद लेने की जरूरत पड़ेगी। आफ्टर वन वो कपूर खानदान की छोटी बेटी है, उसके लिए ये 15-20 करोड़ रुपए कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। कनक की मैनेजर होने के वजह से नहीं चाहती थी कि कनक अभी प्यार के चक्कर में वो अपने लाइन से भटके। और वहीं दूसरी सबसे बड़ी वजह कि कनक के भाइयों ने सिया को पहले ही उसे ये क्लियर कह दिया था कि वह नहीं चाहते कि कनक किसी भी मेल एक्टर के प्यार में पड़े। सो जब वह कनक के साथ काम करेगी, उस वक्त उसका ध्यान इस चीज पर भी होना चाहिए। वो लोग सिर्फ उसके इंटरेस्ट के वजह से उसे इस फील्ड में जाने दे रहे हैं, क्योंकि वह अभी बच्ची है, लेकिन अभी उसका बॉयफ्रेंड के चक्कर वगैरह में पड़ना, ये सब उसके लिए सही नहीं रहेगा। इसलिए उसे कनक को इन सभी चीजों से दूर रखना है। इस चीज के लिए वो उसे डबल पे कर रहे थे। और अभी यह जानने के बाद कि कनक इस मूवी की सबसे बड़ी इन्वेस्टर बन गई है, सिया को इस चीज पर ज्यादा कोई डाउट नहीं होता है कि इसमें कनक को किसी और से मदद लेने की जरूरत पड़ेगी। आफ्टर वन वो कपूर खानदान की छोटी बेटी है, उसके लिए ये 15-20 करोड़ रुपए कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। इतने पैसे तो वो उन तीनों में से कोई भी कनक के एक बार बोलने पर उसे देने को तैयार हो जाएंगे, जिस चीज की वजह से वो कनक से इस बारे में कोई भी सवाल नहीं करती कि उसके पास ये 15 करोड़ कहां से आए। वही कनक जो कि बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी कि वो अब मूवी में फर्स्ट फीमेल लीड का रोल करने वाली है,
जो कि हर एक एक्ट्रेस का ड्रीम होता है, चाहे मूवी लो बजट ही क्यों ना हो। मेन कैरेक्टर होना यह एक बहुत ही बड़ी बात होती है, जिसके बारे में सोचते हुए अचानक से कनक के चेहरे पर उदासी आ जाती है, जो देख सिया कंफ्यूज होते हुए कनक से सवाल करती है कि अभी तो उसका मूड इतना अच्छा था, फिर वो अचानक से उदास क्यों हो गई। उसे कोई अंदरूनी तकलीफ तो नहीं अगर है, जो वो उसे बता दे। इस ख्याल से ही सिया का मन घबरा जाता है, जिसे देख कनक उसे एक्सप्लेन करते हुए कहती है, नहीं मुझे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं सोच में पड़ गई हूँ कि मैं तो सेकंड फीमेल लीड की तैयारी की थी, मुझे पूरा विश्वास था कि मैं उसमें अच्छा करूंगी, लेकिन अब मेरे जिम्मेदारियां बढ़ गई है, मुझे फर्स्ट फीमेल लीड का रोल करना है। मुझे डर है कि कहीं मुझसे यह एक्ट अच्छे से नहीं हुआ तो डायरेक्ट गुस्सा हो जाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या मैं यह अच्छे से कर पाऊंगी? कनक की यह बातें सुनने के बाद सिया कनक को चेयर ओप करते हुए कहती है, कनक तुम्हें इस तरह से इस रोल के लिए स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इस रोल को डिजर्व करती हो। अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट नहीं होता तो मुझे पूरा विश्वास है डायरेक्ट श्याम कभी भी तुम्हें अपनी मूवी के लिए फर्स्ट फीमेल लीड का रोल ऑफर नहीं करते। आखिर उन्होंने खुद सामने से यह बात कही थी, तुमने तो कोई डिमांड नहीं की थी ना, कि तुम इन्वेस्टमेंट के बदले फर्स्ट फीमेल का रोल चाहती हो। तो प्लीज तुम स्ट्रेस मत लो, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, और देखना बाद में सभी लोग तुम्हारी इस रोल की वजह से तारीफें भी करेंगे। वही सिया की बातें सुनने के बाद कनक को भी कुछ कॉन्फिडेंट मिलता है, और वह दोबारा से एक साइड होते हुए बोलती है, यस मैं ये कर सकती हूँ। ये देख अचानक से सिया को कुछ ध्यान आता है, और वह कनक की तरफ देखते हुए उसे सवाल करती है, वैसे अभी थोड़ी देर पहले मुझे तुम्हारे बड़े भाई मिस्टर रोहन का कॉल आया था, जो मुझे ये बोल रहे थे कि मैं तुम्हें अच्छे से गाइड नहीं कर रही हूँ, जिसकी वजह से तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। तुमने डिनर के दौरान उनसे छुपाकर ड्रिंक कर लिया था, और इस बात के लिए वो मुझे सुना रहे थे। सिया की यह बातें सुन कनक को थोड़ा गिल्टी फील होता है कि उसकी वजह से सिया को डांट सुनने पर, लेकिन फिर यह सोचकर कि वह तो अपने बड़े भाई रोहन के ही साथ में गई थी, वो कनक से सवाल करती है कि मैं तो भाई के साथ ही डिनर पर गई थी, तो फिर उन्होंने आपको क्यों सुनाया? एग्जैक्टली आई आस्क दिस क्वेश्चन टू मिस्टर रोहन, कि जब तुम डिनर पर उनके साथ गई थी और ड्रिंक किया तो यह उनकी गलती है ना, कि वो तुम्हारा ध्यान अच्छे से नहीं रख पाए, तो फिर वह मुझे क्यों डांट रहे थे? लेकिन वह कहते हैं ना कि पैसे और पावर के साथ लोग अपनी गलतियां भी दूसरों पर थोप देते हैं, वह मुझे ही इस बात के लिए ब्लेम कर रहे थे। सिया की बातों से कनक को उसके लिए बुरा फूल हो रहा था कि तभी सिया उससे सवाल करती है, वैसे जहां तक मैं जानती हूँ मिस्टर रोहन तो तुम्हें ड्रिंक नहीं करने देंगे, फिर तुमने ड्रिंक कहाँ से किया? कहानी ऐसा तो नहीं कि डिनर से वापस आने के बाद तुम दोबारा से किसी क्लब में गई और ड्रिंक कर लिया था? पर कनक हो कुछ जवाब ना देते देखा सिया दोबारा से अपना सवाल रिपीट करती है, क्या हुआ तुम बता क्यों नहीं, तुमने ड्रिंक कहाँ से किया था? मैं जब रोहन भाई के साथ डिनर पर गई थी और रोहन भाई मुझे उसे वीईपी रूम में अकेला छोड़कर किसी क्लाइंट से बात करने के लिए बाहर निकाल गए थे, जिस वक्त मैंने चोरी छुपे उनके टेबल पर शराब की बोतल से थोड़ा सा शराब पी लिया था। लेकिन वो बस मैं थोड़ा सा ही पिया था, मुझे नहीं पता था कि उतने थोड़े से शराब पीने के बाद भी मुझे इतना नशा चढ़ जाएगा। कनक इस बात से डरी हुई कि कहीं सिया उससे गुस्सा ना हो जाए, वह काफी धीमी डरी करती हुई आवाज में सिया को ये सब कुछ बताती है, जिसे सुन सिया सोचते हुए बोलती है, ओह तभी तुम्हारे भैया जब तुम उनके साथ डिनर पर गई थी और ड्रिंक किया तब भी वो मुझे क्यों टारगेट कर रहे थे? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मैं तुम्हें ये चोरी चुपके ये सब कुछ करने के बारे में सिखाया होगा। वैसे एक बात बताओ, ड्रिंक करने के बाद कहीं नशे की हालत में तुमने कुछ ज्यादा गड़बड़ तो नहीं की थी ना? सिया के ये सवाल से कनक की सांस थम जाती है। अब वो सिया को क्या ही बताती कि नशे की हालत में उसने क्या क्या किया है, वैसे तो उसे कुछ भी ध्यान नहीं था। लेकिन जितना कुछ आर्यन ने बताया और आर्यन की भेजी हुई वह तस्वीर देखने के बाद वो जान गई थी कि उसने नशे की हालत में कुछ ज्यादा ही कर दिया है। खैर वो ये सारी बातें सिया को तो नहीं बता सकती थी, जिसके वजह से वो सिया को सिर्फ ये बोलती है कि नशे की हालत में उसने अपने नेबर को परेशान कर दिया था। लेकिन नेबर काफी अच्छा था, जिसने इस बात को आगे नहीं बढ़ाया और बाकी सब कुछ उसके भाई ने संभाल लिया था, जिसे सुन सिया राहत की सांस लेती है और फिर कनक को कड़ी हिदायत देती है कि जब उसे शराब बर्दाश्त नहीं होता
तो वह अकेले में कभी भी बाहर शराब नहीं पाएगी। यह उसके लिए सही नहीं है। अभी के लिए वो उसे माफ कर रही है, लेकिन अगली बार ऐसा हुआ तो उसे इस चीज के लिए इतनी आसानी से नहीं जाने देगी। वही सिया की यह बातें सुनकर कनक, जो इतनी देर से डरी हुई थी कि कहीं सिया उसे गुस्सा ना हो जाए, उसे डांटे ना कि क्यों उसने छुआई कर चोरी से अपने भाई की शराब पी और बाद में उसे डांट सुननी पड़ी, उसके चेहरे की मुस्कान वापस आ जाती है और वो सिया को प्रॉमिस करते हुए कहती है कि आज के बाद वो कभी भी बाहर ड्रिंक नहीं करेगी। बाहर क्या, वो तो कहीं भी ड्रिंक ही नहीं करेगी। और साथ ही में उसे ये तसल्ली भी देती है कि वो अपने बड़े भैया से उसके बारे में बात करेगी, कि वह उसे कुछ ना बोले। उसने खुद से शराब पिया था, इस बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता था। जिस पर सिया बोलती है, रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे भाई रोहन को कॉलेज के समय से जानती हूँ। हम दोनों की वैसे भी नहीं बनती। कॉलेज के समय से ही हम दोनों की हमेशा लड़ाई होती हुई ये रही है। ये बहुत छोटा सा मैटर था, तुम्हें इस चीज में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वो ही सिया के इस बात पर कनक के खुरापती दिमाग में कुछ नए आइडियाज आने लगते हैं और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। बाकी लड़कियों की तरह उसका भी गॉसिप दिमाग काम करने लगता है कि कहीं उसके रुड खरुश भाई रोहन और उसकी मैनेजर स्वीट लुकिंग सिया के बीच कुछ चल तो नहीं रहा है। इस बारे में सोचते हुए कनक काफी एक्साइटेड होते हुए अपनी चुलबुली सी खंगती आवाज में सिया से सवाल करती है, वैसे सिया, आप मेरे भाई के साथ काफी फैमिलियर लग रही हो, एक दूसरे को कॉलेज से भी जानते हो। एक बात बताओ, आप दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत जल्द मुझे ये खुशखबरी सुनने को मिलेगी कि आप मेरी भाभी जी बनने वाली है। वहीं कनक की इस बात पर सिया ना तो हाँ ही बोलती है और ना ही ना, बल्कि वो थोड़ा एग्रेसिव अंदाज में कनक की तरफ देखते हुए उसे गुस्से भरी आवाज में बोलती है, कनक, तुम सिर्फ एक बच्ची हो, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें बड़े लोगों की मैटर्स में नहीं पड़ना चाहिए? सिया के इस बात से कनक को अब अपने डाउट कंफर्म होने लगता है कि सच में उन दोनों के बीच ऐसी कोई बात है, लेकिन वह इस बात को रिवील ना करते हुए अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए कनक से बोलते हैं, आई एम ऑलरेडी 19, आई एम नॉट अ चाइल्ड। मैं तो बस अपने बड़े भाई के फ्यूचर के बारे में सोच रही थी। वो अपने 30 में है, लेकिन अभी सिंगल है। मुझे लगता है उन्हें एक अच्छी सी लड़की को देखकर उसे शादी कर लेनी चाहिए। जिस पर सिया कनक को जवाब देती है, तुम्हारे भाई सिंगल है क्योंकि वो सिंगल रहना डिजर्व करते हैं, इसीलिए तुम अपना ज्यादा समय उनके और फालतू के बातों में सोच कर ना लगाओ। बेहतर होगा कि तुम अपने फ्यूचर पर ध्यान दो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप इस तरह से मेरी बात को नहीं बदल सकती है। आप जानबूझकर मेरे सवालों के जवाब नहीं दे रही है, और फिर मुझे मेरे फ्यूचर पर क्या ध्यान देना है? इसके लिए आप होना, आपके साथ होने की वजह से मुझे किसी चीज का कोई डर नहीं है। जो होगा आप देख लोगे। मैं बस जैसा कर रही हूँ वैसे ही करती जाऊं, तो मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।